इसलिए बहुत ही शानदार सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो कंप्लीट हो रहा है। एक कंप्लीट, एक तो 10 दिन से लगातार चला आ रहा है, अब कंप्लीट हुआ। एक थोड़ी देर में मैं कह दूंगा ये लो कंप्लीट हुआ, ठीक लगेगा ऐसे कि चलो मतलब कंप्लीट हो रहा है, उस उद्देश्य से। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, राजस्थान में प्रमुख संगीत गायकी या राजस्थान में संगीत गायन शैलियां। संगीत गायन शैलियां यानी संगीत करने की अलग अलग जो गायन शैलियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, इसीलिए हम चर्चा करते हैं। संगीत गायन शैलियां हमारे राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र की है और कौन कौन सी है। अब आप ये नहीं सोचे कि ये सिलेबस में नहीं होता है। सिलेबस में संगीत लिख रखा होता है तो वो संगीत में सब आता है ना। तो संगीत गायन शैलियां, संगीत गायन शैलियों में सबसे पहले हम जिस गायन शैली की बात करते हैं वो है आपके सामने पश्चिमी राजस्थान की एक गायन शैली है। और नंबर 1 करके आप लिखिएगा, वो जो गायन शैली है वो है आपके सामने मांड गायन शैली। मांड गायन शैली, मांड गायन शैली। अब इसका नाम मांड गायन शैली इसीलिए है क्योंकि ये मांड क्षेत्र में, उठो महाराज, और ये प्रसाद मैं देख लेता हूँ ऊपर से डायरेक्ट, क्या पता ये आ जाए, तो इस हिसाब से देख रहा हूँ तो। हाँ? तो मांड गायन शैली, इसका नाम मांड गायन शैली इसलिए है क्योंकि इसका जो क्षेत्र रहा है वो मांड क्षेत्र रहा है। मांड क्षेत्र जो है, वैसे आप देखेंगे दो बातें आप पढ़ते भी हैं कि एक तो राजस्थान का ऐसा नगर, ऐसे क्षेत्र रहा है जिसका नाम ही मांड था प्राचीन, वो है जैसलमेर। एक आप मांड से रिलेटेड और शब्द पढ़ते हैं, मांड महोत्सव मारवाड़ में आयोजित होता है। इसलिए मांड गायन शैली का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर रहा है। लेकिन एक गायिका है जिसका नाम आपने कभी सुना हो, मांगी बाई है। क्या नाम है? मांगी बाई। मांगी बाई वे मांड गायिका है जिन्होंने सर्वप्रथम हमारे राजस्थान का वर्तमान जो राज्य गीत है केसरिया बालम वो गाया था, और उस मांगी बाई का संबंध उदयपुर से है। इसलिए मांड गायन क्षेत्र के अंदर वो उदयपुर जिला भी शामिल होता है। जो भी है, चलो आप लिखो मांड गायन शैली। सबसे पहले तो आप लिख लो पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में जो गायन शैली है वो मांड गायन शैली है। इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं तो जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, और साथ में बीकानेर है, और साथ में मैं उदयपुर भी लिख रहा हूं। तो आप ये कतई नहीं सोचें कि पश्चिमी राजस्थान लिख के उदयपुर लिख दिया। तो उदयपुर क्यों लिखा है? वो मांगी बाई की वजह से लिखा है। तो एक तो क्वेश्चन आता है ये। दूसरा कि मांड गायन शैली के अंदर कौन से रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि वैसे हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम, वो एक प्रकार का कौन सा गीत है? श्रृंगारी गीत है। हालांकि उसमें विरह की भावना भी है, लेकिन मांड गायन शैली किस रस पर आधारित है? श्रृंगार रस पर। इसीलिए इस शैली के अंदर हम हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है वो आप सुनते हैं जिसका नाम है केसरिया बालम। मांड गायन शैली के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो लिस्ट लंबी है जी। प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार में सबसे पहले तो सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर है उनकी चर्चा करते हैं, और वो है आपके नंबर 1 बतूल बेगम। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान के जिस क्षेत्र से है वो जयपुर है। बतूल जो बेगम है वो इसीलिए चर्चा में है क्योंकि एक तो इनको 2022 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार तो मिला ही था, 2025 का पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, इसलिए खास है। तो अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बतूल बेगम का संबंध कौन सी गायन शैली से रहा है? मांड गायन से। फ्रांस के अंदर वो कांस फेस्टिवल आयोजित हुआ था, उसके अंदर भी इन्होंने ही मांड गायन प्रस्तुत किया था। नारी शक्ति पुरस्कार 2022, मतलब 22 में दिया था, बाकी था तो 21 का ही वो। तो बतूल बेगम। दूसरा नाम आपको याद रखना है
अल्लाह जिल्हाई बाई। वो इसीलिए याद रखना है, एक तो इनका संबंध राजस्थान के जिस जिले से है वो बीकानेर है, और अल्लाह जिल्लाबाई का महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, इनको मरु प्रदेश की कोकिला कहते हैं। मरु प्रदेश की कोकिला, मरु प्रदेश की क्या बोलते हैं? कोकिला। बस इतना सा सफर था। हाँ कोई नहीं, बचा लिए आपको। अल्लाह जिलाई बाई, बीकानेर मरु प्रदेश की कोकिला। एक है आपके घुंगरी देवी, और घुंगरी देवी का जो संबंध है वो बीकानेर से है, और इन्हें कहते हैं राजस्थान की कोकिला। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि मरु कोकिला किसे कहते हैं, तो उसमें अल्लाह जिल्लाबाई ना होकर क्या मान लिया था? घुंगरी देवी को। तो मरु प्रदेश की कोकिला पूछे तो अल्लाह जिल्लाबाई है, मरु कोकिला पूछे तो घुंगरी देवी है। अब यहां पर मैं स्रोत के रूप में लिखूंगा, आरएसएस बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर स्रोत कहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। तो ध्यान रखना थोड़ा सा इनका, ज्यादा नहीं रखना है लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना। एक है आपकी गौरी, वो भी वैसे देवी है लेकिन उसके पीछे बाई लगा देंगे हम, और ये पाली की है। पाली मारवाड़ रियासत का ही भाग है। 5 नंबर पर हम लिखेंगे उस महिला का नाम जिसका नाम है मांगी बाई, जिन्होंने पहली बार केसरिया बालम गाया था। इनका संबंध राजस्थान के जिस जिले से है वह है उदयपुर। एक है आपके बन्नो बेगम, ये जो बेगम है निम्न बन्नो बेगम जो है ये है आपके जयपुर। एक है आपके जमीला बानो, जमीला बानो, और ये जो जमीला बानो है ये है आपके जोधपुर से। तो लिख लीजिए, ये आपके सारी सारी मांड गायन शैली से संबंधित बातें हैं। चलते हैं एक और गायन शैली की ओर, और वो जो गायन शैली है वो है आपके इसी क्षेत्र विशेष की बोलेंगे हम वैसे, क्योंकि वो जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर रहने वाली एक जाति द्वारा है। नंबर 2 लिखिएगा, मांगणियार गायन शैली। अब ये मांगणियार जो है गायन शैली, ये इस जाति की वजह से है। वो क्षेत्र विशेष के संबंधित नाम था मांड गायन। ये मांगणियार एक जाति है, मूल रूप से तो ये सिंध प्रांत की है। सिंध प्रांत जो एक नया देश बनने वाला है पाकिस्तान से अलग होकर। जो भी है बनेगा क्या होगा, बाकी अगर आपको देखना है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए हैं तो इसके लिए आप आज तक देख लीजिए। हाँ, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं, बलूचिस्तान तो खुद अपना एक अलग देश बनाने की सोच रहा है। 3-4 देश बनेंगे ना, बताइए, वो 4-5 हुए हैं। तो मांगणियार गायन शैली, मांगणियार एक जाति है। सबसे पहले तो मूल रूप से देखेंगे तो ये जो गायन शैली है ये सिंध प्रांत की है। वैसे भी आप देखते ही हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, यानी कि वर्तमान सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, तो इनसे रिलेटेड जो भी गायक होंगे वो सारे सारे मुस्लिम धर्म से ही संबंधित होंगे। तो मांगणियार गायन शैली, मांगणियार एक जाति है, मूलतः ये सिंध प्रांत की। लेकिन हमारे राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राज्य में इसका जो क्षेत्र आता है वो आता है जैसलमेर और बाड़मेर। वो इसीलिए क्योंकि जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर रहने वाली जो मांगणियार जाति है उसके द्वारा गाए जाने वाली जो शैली है वो मांगणियार गायन शैली है। इसके अंदर जिस प्रकार के प्रमुख वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है वो एक तो है आपके कामायचा और एक है आपके खड़ताल। और इन दोनों के जादूगर आप जानते हैं भाई, खड़ताल के जादूगर सदीक खां मांगणियार है और कामायचा के कमल शाकर खां है। तो इस मांगणियार गायन शैली के अंदर प्रमुख कलाकारों की यदि हम बात करते हैं तो वो आपके सामने एक तो आ जाते हैं सदीक खां मांगणियार, जो कि आपके खड़ताल के जादूगर हैं। वैसे खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है यदि मैं आपसे पूछूं तो? खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? याद करो कैसे दिखता होगा वो। 4 ऐसे लकड़ी की छोटी छोटी प्लेट सी है, उसके तल पर धातु लगी हुई है, घन है। तो करताल है, खड़ताल है, याद है ना आपको? ओके। और नहीं है तो वापस पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे। और एक नाम है कमल शाकर खां। कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है जी? और एक महिला का नाम याद रखना है, रुकमा मांगणियार, जो विकलांग महिला है। हालांकि लिख नहीं सकते शब्द विकलांग, दिव्यांग शब्द होता है, लेकिन कोई नहीं, जो होगा माफी मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखो आप, नहीं बोला ऐसा कुछ हो जाएगा तो देख लेंगे।
करते हैं वो आपके इसी बाड़मेर के अंदर विकसित है। और नंबर 3 है वो है लंगा गायकी, लंगा गायन शैली, लंगा जाति है। लंगा जाति द्वारा गायन शैली, लंगा गायन शैली राज्य के बाड़मेर क्षेत्र में रहती है ये, बाड़मेर क्षेत्र। हालांकि अब हो सकता है कि इसके साथ बालोतरा भी ऐड हो जाए, लेकिन वो जिलों का सीमांकन तो जुलाई 2025 में होगा ना। हम तो आज 30 अप्रैल की बात कर रहे हैं, आखा तीज की बात कर रहे हैं ना। तो अभी तक आज आखा तीज है ना, आज मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है। अच्छा, इसमें यदि हम प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है सारंगी। एक सॉन्ग है, एक गीत है, वो इसी शैली का है। वैसे एग्जामिनर को ये पूछना चाहिए, निम्बुड़ा निम्बुड़ा सुना है? मतलब आया नहीं, कभी आया नहीं है, बट क्वेश्चन है निम्बुड़ा गीत गाया जाता है किसके द्वारा? नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं ऐसे देखे कि लंगा जाति द्वारा, किसके द्वारा गाया जाता है? प्रोपरी। ये गीत क्या संकेत करता है? संकेत तो हमने सुना ही नहीं, सुना तो होगा ना आपने, तो टीम नहीं है वरना मैं आपको सुना देता लगाकर। सुनना आराम से। गर्भवती महिला द्वारा गाए जाने वाला गीत है ये। पेट से जो महिला है ना, उसे तो खट्टा पसंद होता है ना। सही है? नहीं नहीं, अपने आउट ऑफ सिलेबस है, अभी काम नहीं पड़ा है, आगे देखेंगे जो होगा। मतलब बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। गर्भवती महिला द्वारा गाया जाता है, तो वो इसी शैली में गाया गया गीत है। नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ इसके। हाँ, प्रमुख कलाकार। तो लंगा गायन शैली प्रमुख कलाकार, इसमें प्रमुख कलाकारों के नाम याद रखना। अलाउद्दीन खां लंगा, फुम्पे खां लंगा, करीम खां लंगा। तो इनका ये नाम थोड़ा सा याद है। लिखो लंगा गायन शैली। वैसे देखेंगे हम तो यही गायन शैली जो है वो इंपॉर्टेंट होती है हमारी तीन सबसे खास। बाकी केसरिया बालम तो है ही, राज्य गीत लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, अब लिखिए आप नंबर 4। नंबर 4 जो है वो है आपके इधर से राजधानी। नंबर 4 है ध्रुपद गायन शैली। वैसे इसको हम पढ़ने में घराने में भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये गायन शैली है। ध्रुपद गायन शैली का तात्पर्य यह है कि ये हमारे भारत की एक ऐसी गायन शैली है जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्र द्वारा संगीत, उस पर आधारित है, जिसमें एक लय, एक स्वर, एक ताल होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, वो ध्रुपद गायन शैली। वैसे देखेंगे तो मूल रूप से तो ये जहां की है मूलते, वो तो है ग्वालियर। ग्वालियर के अंदर इस शैली का विकास हुआ। इसके जो प्रवर्तक हैं उनका जो नाम है, उनका नाम है मान सिंह तोमर। मान सिंह है ना, पान सिंह नहीं, मान सिंह तोमर। लेकिन हमारे राजस्थान के संदर्भ में यदि इसकी चर्चा करें तो ये कहां पर दिखाई देती है, तो आप कहेंगे ये हमें दिखाई देती है राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में। इसीलिए जयपुर से रिलेटेड कोई भी आप लोकनाट्य या नृत्य देखेंगे तो उसमें इसका प्रभाव जरूर दिखाई देता है ध्रुपद गायन शैली का। जैसे तमाशा देख लीजिए आप, जैसे आप जयपुरी ख्याल देख लीजिए, उसमें भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। ये जो ध्रुपद गायन शैली है हमारे राजस्थान के जयपुर क्षेत्र से, तो कलाकार की जब हम बात करते हैं तो उनका संबंध भी जयपुर से ही रहा है। एक तो है कलाकार लक्ष्मण भट्ट तेलंग, और लक्ष्मण भट्ट जो तेलंग हैं ये वे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया था। हालांकि सम्मान लेने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, जब घोषित किया गया तब ये जीवित थे। पद्मश्री 2024 जयपुर के हैं ये। वर्तमान के अंदर एक महिला है जिसका नाम है मधु भट्ट तेलंग, जयपुर से ही हैं दोनों ही, मधु भट्ट तेलंग। और इस ध्रुपद गायन शैली के 4 प्रकार हैं।
अलग अलग वाणियों में है। गोहर वाणी है, खंडार वाणी है, नहोर वाणी है और डागूर वाणी है। डागूर वाणी, गोहर वाणी, खंडार वाणी, नहोर वाणी और डागूर वाणी, ये 4 प्रकार हैं इस ध्रुपद गायन के। ध्यान रखना, लक्ष्मण भट्ट और मधु भट्ट तेलंगा। इन्होंने ले लिया ना, बेटी जुठेरी, परिवार वालों को दे देते हैं। केवल आपके लिए इतना सा बन सकता है, वो बाकी तो वो कलाकार तो भोपे होते हैं उनके। नंबर 5 आप लिख सकते हैं फड़, गाय की। और ये कहाँ की है, तो बस शाहपुरा। शाहपुरा जो कि कहाँ पर है, भीलवाड़ा। एक इसी प्रकार से जब औरंगजेब द्वारा मंदिर मूर्तियां जो भी तुड़वाई गई थी, उसके तहत बहुत सारी मूर्तियां यूपी से यहाँ आई थी मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ के उस समय शासक थे महाराणा राज सिंह, तो उन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को शरण दी थी। तो मूर्तियों के लिए मंदिर नहीं बनाए थे, क्योंकि मंदिर तो तुड़वा रहे थे ना। हालांकि आगे चलकर मंदिर बनाया था श्रीनाथ जी के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी और भी मूर्तियां थी जो प्रमुख रूप से हवेलियों में रखी गई थी। अब हवेलियों में कोई मूर्ति रखी हुई है तो कम से कम वहां पर कुछ भजन वगैरह करवाते हैं। बस उसी से एक शैली निकली है जिसका नाम है हवेली संगीत। क्या नाम है? हाँ, तो उस प्रकार से एक संगीत कला आई हमारे सामने। नहीं तो पूछा जा सकता है हवेली संगीत। हवेली संगीत, वो मूर्तियां रखी हुई थी, उनके लिए जो भजन संध्या हुई, फिर वो हवेलियों से जो संगीत निकला था, हवेली संगीत गायन शैली के रूप में। और ये आपके नाथ द्वारा, नाथ द्वारा रास। और ऐसी ही एक गायन शैली और है, 7 है वैसे, वो है आपके तालबंदी। तालबंदी गायन शैली, और इसका जो संबंध है वो सवाई माधोपुर से है। तो 3 तो आपको क्षेत्र विशेष से याद रखना है, और 4 आपके बारे में पूरी डिटेल देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है बस। क्या है, कंप्लीट। बस ये है आपके कौन सी गायन शैलियां। 7 है, शुरुआत की 4 सबसे खास है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वन लाइनर के तौर पर क्वेश्चन आए भी हैं। हवेली संगीत का संबंध कौन से क्षेत्र से है, फड़ आ भी जाएगा तो आपसे हो जाएगा। तालबंदी थोड़ा सा ध्यान रखना, और बाकी दंगल वंगल जो है वो आप लिख लेते हैं कहां पर, ख्याल में लिख लेते हैं। खेल खेल के साथ संगीत में कला, ख्याल ही तो है वो, बस देख लिया। देखो, अब इसके बाद में ऐसा ही एक और बिंदु होता है, संगीत घराने, जो क्षेत्र विशेष से खड़े हुए हैं। इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा बिंदु होता है, हेडिंग लगाइए आप, वो है राजस्थान में संगीत घराने कौन कौन से हैं। संगीत घराने, जैसे घरानों से रिलेटेड एक बात आप नृत्य कला में पढ़ते हैं, कौन सी? आप सोच ही नहीं रहे हो ना, सोचते ही तो आ ही जाएगा दिमाग में। जैसे कथक घराना, कथक नृत्य है ना, उससे रिलेटेड हमारे राजस्थान में कहाँ पर होता है, जयपुर में। चलो संगीत घराने हैं कुछ, वो भी लिख लेते हैं हम। संगीत घरानों में सबसे पहले इधर से ही देखते हैं, जयपुर। जयपुर के अंदर है आपके, नंबर 1 लिखो, पटियाला घराना। पटियाला घराना राजस्थान में किस जिले से संबंधित है, जयपुर से। इस पटियाला घराने के जो प्रवर्तक थे वो है आपके आलिया भट्टू। आलिया, इसमें 2 नाम है, आलिया अली बख्श को कहा गया है, और फतू फतेह सिंह है। तो अली बख्श और फतेह दोनों ने मिलकर एक घराना, पटियाला घराने की शुरुआत की जयपुर में, और इन दोनों को क्या कहा गया, आलिया भट्टू। इसके प्रमुख कलाकार की यदि हम बात करते हैं, तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनका नाम है आपके गुलाम अली। गुलाम अली। तो क्वेश्चन भी यदि बनते हैं तो बस इसी प्रकार से आपके सामने ये 2-3 नाम बनते हैं जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। या तो पूछ लेता है इधर से कि गुलाम अली का संबंध निम्न में से कौन से घराने से है, बस यही क्वेश्चन होते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं।
जैसे जयपुर के अंदर ही बिनकार जाति द्वारा एक घराना है जिसका नाम है बिनकार घराना। जयपुर। अब बिनकार जो घराना है इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके रजब अली बिनकार, इनके द्वारा। अब ये रजब अली जो बिनकार है ये किसके दरबारी थे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थे सवाई राम सिंह सेकंड के। और सवाई राम सिंह सेकंड आपको पता भी है कि इनका जो काल है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? नहीं पढ़ा? समाज सुधार का काल, जॉन लुडलो है, सारी प्रथाओं पर रोक लगाई थी। कोई नहीं, हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जयपुर में ही एक और घराना है, वो है सेनिया घराना। सेनिया घराना सेन समाज से संबंधित है और इसके प्रवर्तक हैं आपके सूरत सेन। ये जो सूरत सेन है ये तानसेन का पुत्र है। एक है आपके यहीं पर डागर घराना, जयपुर। इसके जो प्रवर्तक हैं बहराम खां डागर। ये नाम याद रखने हैं आपको, इन व्यक्तियों के नाम याद रखने जी, बाकी तो अपने आप रह जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और एक इधर से आप लिख लीजिएगा जयपुर घराना प्रोपरी जयपुर। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मनरंग खां। मनरंग खां लिखो। चलो, वो है आपके अंत्रोली घराना, हेडिंग डालो। अंत्रोली क्षेत्र है जयपुर में, अंत्रोली घराना। मतलब जैसे गांव में क्या है, कई बार जैसे रामलीला आती है ना, तो उसके लिए गांव का कोई चौक प्रसिद्ध होता है, मतलब जैसे माँ के कोई गांव में आज माँ के यहाँ मतलब कोट मुंडा खोई, या मतलब कोई घट्टा होता है, फेमस होता है ना, जैसे कोई कठपुतली आएगी गांव में तो वो एक स्थान निश्चित होता है ना गांव में, कि बाहर से कोई कलाकार आएंगे तो वो वहीं स्टेज लगेगा सामूहिक रूप से। ऐसे ये कॉलोनी क्षेत्र है अंत्रोली। हाँ? अब तो नहीं आते, अब देखे भी कौन है? अब तो बंद से हो गए हैं, अब तो धीरे 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 ठीक ही है। क्या है कि लोग इतने बिजी हो गए हैं अपने आप में, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो बिजी दूसरी जगह है जहां पर कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो अपने आप में इतने बिजी हो गए हैं कि उनको टाइम नहीं दे पा रहे ना, इसलिए वो आ नहीं रहे हैं। चलो कोई नहीं, एक दिन पता लग ही जाता है, लेकिन देर हो जाती है ना, इसलिए पहले बता रहा हूँ आपको। तो अंत्रोली घराना है, अंत्रोली जयपुर का। इसके प्रवर्तक हैं एक तो साहिब खां और एक है अलादिया खां। लिखो, साहिब खां और अलादिया खां, या अलादिया आता है कई बार। तो ये जो अलादिया खां हैं इन्हें याद रखिएगा, संगीत ऑफ माउंटेन कहते हैं। माउंट मतलब ऊंचा क्षेत्र होता है, ऊंचा स्थान, तो इनसे ऊपर कोई नहीं है संगीत में, संगीत ऑफ माउंट। इसी अंत्रोली घराने के कलाकार हैं जिनका नाम है मानतोल खां, जिन्हें कहा गया है रुलाने वाले फकीर। ये जब गाते हैं तो पत्थर रोने लग जाते हैं, क्या लगता है आपको?
पत्थर होने लग जाते हैं क्या? हाँ मतलब जिसका हृदय कठोर होता है ना, बेचारी की निकल पड़ती है। ठीक है, आगे लिखो। अगला एक और घराना जिसका नाम है मेवाती घराना। मेवाती घराना मेवात क्षेत्र। और अभी तक आपको पता ही है, जिलों का जब तक सीमांकन हो नहीं जाता तब तक अलवर भरतपुर ही याद रखना है। जिलों का सीमांकन जुलाई 2025 में कह रही है सरकार, लेकिन जो भी हो वो तो आगे हम देख लेंगे। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है नजीर गग्गे खां या गंगे खां, लेकिन इसके कलाकार का नाम जरूर याद रखिएगा, पंडित जसराज। मेवाती घराने के कौन है? पंडित जसराज। ये एक बार क्वेश्चन आया। मेवाती घराना, मारवाड़, जोधपुर। इनमें तो आप याद रखिएगा, प्रवर्तक जो हैं वो रमजान खां, जिन्हें मियाँ रंगीले बोलते हैं। मियाँ है लेकिन रंगीले, रमजान खां नाम है तो उस हिसाब से मियाँ कह दिया, और रंगीला घराना है तो क्या बोल दिया? रंगीले। बाकी कुछ नहीं। एक है आपके आगरा घराना। आगरा घराना, आगरा घराना जो है वो पूर्वी क्षेत्र का है, नाम से ही है आगरा यूपी तो पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ के जो प्रवर्तक हैं वो नन्हे खां वे सलीम खां हैं। नन्हे खां और सलीम खां। बस हमारे राजस्थान के अंदर जो घराने होते हैं कितने हुए हैं? बस कंप्लीट। एक नोट करके आप लिख लेना, एक घराना है किराना घराना, राजस्थान से तो नहीं, किराना घराना पूर्वी क्षेत्र से ही है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो तो बंदे अली खां हैं। क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, इसके कलाकार का नाम देकर पूछा था भीमसेन। भीमसेन का संबंध कौन से घराने से है? तो किराना घराना। ये थोड़ा सा नाम आप याद रखना, ठीक है? भीमसेन, अच्छा पूरा भीमसेन जोशी लिख लेना पूरा नाम, बस कंप्लीट। प्रमुख संस्थाएं, मतलब ये टॉपिक कल्चर का है, जियोग्राफी का नहीं है या फिर इकोनॉमी का नहीं है। कल्चर में कुछ संस्थाएं हैं जिनको हमें लिखना है। चलो कोई नहीं, धर्मेंद्र करेंगे अभी बात, तो लिखो फिर। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नंबर 1, एक नंबर करके लिखो, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं ये आपके सिलेबस में है ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है इसकी स्थापना कब हुई है, एक क्वेश्चन बनता है ये कहां पर है, एक क्वेश्चन बनता है इससे जारी होने वाली पत्रिका कौन सी है, और इस अकादमी द्वारा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड। आपको इनमें से कितने के आंसर आते हैं? सारे? स्थापना कब है? चलो स्थापना है 25 जनवरी 1983। कहां पर है? तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया है मैप से। कहां पर है ये? बीकानेर के अंदर, ठीक है। पत्रिका कौन सी है? जागती ज्योत। और पुरस्कार कौन सा है? ठीक है जी, उतारो।
सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। उतारिए। चार बातें, चारों बड़ी खास बातें। उदयपुर से, और वो है आपके राजस्थानी साहित्य अकादमी। इसे भी बिल्कुल इसी प्रकार से चार बातें हैं। एक तो ये स्थापना, एक ये कहां पर है, एक कौन सी पत्रिका है, और एक कौन सा पुरस्कार है। चार बातें आपके लिए और है। तो स्थापना देखो, ये तो 25 जनवरी है, और ये जो है ये है आपके 28 जनवरी, 28 जनवरी 1958। अच्छा, ये कहां पर है? तो उदयपुर में है। ये पत्रिका कौन सी है? भाई ये नाम आप कैसे भूल सकते हैं? और पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। पत्रिका कौन सी है? मधुमती। नहीं भूलोगे ना आप तो? कौन सा नहीं भूलेंगे आप? मधुमती। ओके, पूछ लूंगा मैं थोड़ी देर के बाद वापस आपसे। अब हम जयपुर की ओर प्रस्थान करें उससे पहले उदयपुर की और कुछ संस्थाएं हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। तीन संस्थाएं बड़ी खास है। एक तो आपने अभी लिखी साहित्य अकादमी की, एक लिखिएगा उदयपुर से ही और है भारतीय लोक कला मंडल। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसका कार्य क्या हो सकता है। और जैसे और क्या कार्य हो सकता है इसका? चलो कोई नहीं। लोक कलाओं को संरक्षण देने का कार्य जिस संस्था द्वारा किया जाता है वो है आपके ये। लोक कला से तात्पर्य, जैसे तीन एग्जाम्पल बताइए आप मुझे, लोक कला के तीन एग्जाम्पल। आप तो टॉपिक बता रहे हैं मुझे, टॉपिक में पूछ ही नहीं रहा हूं। नहीं समझे? समझे नहीं आप? कठपुतली एक लोक कला है। लोक कला है ना, कठपुतली एक लोक कला है। नहीं है? सांजी बनाना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने टॉपिक बताया, आपने बिल्कुल सही बताया। पर कठपुतली है, सांजी चित्रकला है, पिछवई चित्रांकन है, ये सब बाकी आपने बिल्कुल सही बताया। ये सब किसके भाग हैं? हस्तकला के, नृत्य कला के, वो सब। तो भारतीय लोक कला मंडल का कार्य यही है कि जितनी भी लोक कलाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान करना है। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कठपुतली कला को संरक्षण देने का कार्य कौन सी संस्था द्वारा किया गया, तो आपको ध्यान रखना यही है। तो एक तो लिखो स्थापना। अब ये तो आपको पता ही है, वैसे कहीं ना कहीं तो लिखा ही रखा होगा पहले से। कहाँ है ये? उदयपुर। इसके संस्थापक कौन थे? देवीलाल सामर। और लिख लीजिएगा लोक कलाओं को संरक्षण देने का कार्य। जैसे एक बार पूछ लिया था कठपुतली कला को संरक्षण देने का कार्य कौन सी संस्था करती है? भारतीय लोक कला मंडल। उतारो। चलो अगला केंद्र लिखो, पश्चिमी सांस्कृतिक पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी, अच्छा क्षेत्र लिख लेना भाई, और बीच में एक क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ये भी उदयपुर में है। इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1986 में। कहां पर है ये भी उदयपुर में है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अब ये तो लिखाया है आपको, कौन होता है? राज्यपाल होता है। मतलब इस केंद्र द्वारा एक महोत्सव का आयोजन होता है। कौन सा? इस संस्था, इस केंद्र द्वारा एक महोत्सव आयोजित होता है। नहीं? चलो कोई, ओके तो मैं दूं आपको, लिखाया है लेकिन आप मना कर दोगे। नहीं करोगे? चलो कोई नहीं। शिल्पग्राम महोत्सव,
शिल्प ग्राम महोत्सव लिखा रखा है आपको, ऐसे आप मना मत करना। हवाला ग्राम उदयपुर में आयोजित होता है ये, और ये आयोजित होता है दिसंबर माह में। दिसंबर माह में नहीं लिखा रखा है तो लिखा देंगे, नहीं लिखा है। चलो अब लिखिए आप, जयपुर के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट संस्थाएं। सबसे पहले उस संस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो मतलब आपके जान पहचान की है, आपने पढ़ रखा है, मदरसा ए हुनरी पढ़ी रखा है, जिसे वर्तमान में बोलते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इसे ही आप बोलते हैं महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, इसे ही आप बोलते हैं मदरसा ए हुनरी। इसका जो प्राचीन नाम है वो तो क्या था, हुनरी, हुनर, कला। बोलते हैं ना कि आप में हुनर, जैसे आप में भी बहुत ज्यादा तेज हुनर है, आपने पता नहीं किया कभी। इसकी स्थापना तो कब हुई है, 1857 में, 1857। और इस समय जयपुर के शासक कौन थे, राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड के समय उद्देश्य क्या था इसका, कला को बढ़ावा देना। मतलब आज सरकार की जो योजनाएं आती है ना हमारे सामने, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य की, ऐसी योजनाएं हमारे महाराजा बहुत पहले करके गए थे। देखो, और इसका ये जो नामकरण है ये कब हुआ है, तो ये तो आप मुझे बता सकते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नहीं, चलो कोई नहीं, इतना भी आराम से नहीं बताना होता है। 1886 इसका नामकरण। एक इसका अन्य नाम भी कई बार आ जाता है, तो वो भी आप थोड़ा सा जहन में रखें, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कह सकते हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कह सकते हैं, मदरसा हुनरी कह सकते हैं। 22-23 के एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आया था। कल्चर में ये था, किलों में सज्जनगढ़ था, जिलों में वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन सी शामिल है या नहीं। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग कुछ क्वेश्चन थे जो छा रखे थे। जैसे किताबों के नाम में वो भारतीय प्राचीन लिपिमाला किसकी है, वो तो आज भी छाई हुई है। क्या होता है, हाँ सही तो है। चलो, हाँ 1857 के अंदर स्थापना हुई इसी की, मदरसा हुनरी की। फिर ये मदरसा जो हुनरी है ये वर्तमान में क्या कहलाती है, ये नाम कब आया था। आपको यदि ऐसा भी पूछे कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट की स्थापना कब हुई, तो 1857 ही करना है। वो तो पर्सनली पूछे आपको, अच्छा पर्सनली पूछेगा आपसे कि मदरसा हुनरी का नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कब किया गया था, तो आप बताएंगे 1886। पर्सनली पूछे तो, और पर्सनली आपको कोई पूछेगा नहीं जब तक मैं हूं, चिंता मत करो आप। आपको ये जरूर पूछेगा स्थापना और कहां पर है ये, या किस शासक के समय की बात है। राम सिंह सेकंड के समय की काफी, जैसे इनके समय रेलगाड़ी आई थी भाई राजस्थान में, कब चली थी रेल सेवा, कब प्रारंभ हुई थी, डेट क्या थी उसकी, मतलब अभी भी सही पटरी पर चल रही है वो, अच्छी बात है। चलो अगली संस्था, अगली संस्था है आपके, वो है झमार कला केंद्र। गुरु, गुरु यति ज्ञान गुरु को क्वेश्चन था क्या, वो तो आपके लिए स्टार है, समझे नहीं, वो स्टार आपके लिए था, आप स्टार हो इसलिए। यति ज्ञान चंद्र थे, मांडलगढ़ में आए थे, उनके गुरु थे, बिल्कुल सही, उन्हीं को समर्पित है। झमार कला केंद्र, अगला लिखिएगा, झमार कला केंद्र। झमार कला केंद्र स्थापना जो है वो 1993, देखो ये 1993 है। जयपुर में एक संस्था और है जिसका नाम है रविंद्र मंच, इसकी स्थापना कब है, 1963, और इसकी कितनी है, 1993। झमार कला जो केंद्र है ये कहां पर है, तो जयपुर के अंदर। ये जो झमार कला केंद्र है इसके जो वास्तुकार थे वो थे आपके चार्ल्स कोरिया।
राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम निम्न में से कौन से केंद्र में आयोजित होते हैं? जवाहर कला केंद्र में। राजस्थान में जो भी कल्चर से संबंधित कोई भी प्रोग्राम है तो वो यहीं आयोजित होता है। गए हैं कभी आप? लेकिन जवाहर कला केंद्र में क्या करेंगे? हाँ, जवाहर सर्किल हो तो अलग बात है, जवाहर कला केंद्र का क्या करेंगे? हम्म, हम्म। राज्य में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो यहीं होता है, जवाहर कला केंद्र में। लिखो, और साथ में ये तो लिखना ही है, ये भी लिख लेना, रविंद्र मंच 1963 जयपुर। तो ये 63 है, ये 93 है, और वो 83 है। 83 कौन सा है? तो बीकानेर वाला 83 था, साहित्य अकादमी 58 था, भारतीय लोक कला मंडल 52 था, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 86 था, और ये मदरसा हुंदरी आपके सामने है 1857, ये 63 है, और ये जवाहर कला केंद्र 1993 है। तो वो कुछ सिखा के जाते हैं हमें। अब लिखो, जयपुर के अंदर 4-5 और है, वो भी लिख लेते हैं। 4-5 तो हो गए होंगे, 4-5 और। एक है आपके राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी। और राजस्थान ललित कला जो अकादमी है, इसकी जो स्थापना है वो है आपके 1957। 1957। 52 में कौन सी है? भारतीय लोक कला मंडल। 58 में कौन सी है? राजस्थानी साहित्य अकादमी। मतलब 52, 57, 58 ऐसे। ये 1957 में है और वो 1857 में है। मदरसा है हुंदरी। कहां पर है ये? तो जयपुर के अंदर है ये। इसका कार्य है शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान करना। हालांकि अब तो क्या है कि शिल्पकारों के लिए पर्सनली हस्तशिल्प नीति आ गई है। कब आई थी राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति? कौन बताएगा? है कब आई? क्यों, आसमान सही है क्या? अब लिखते हैं हम, इधर आते हैं। लिखो, रूपायन संस्थान। रूपायन, हाँ, रूपायन संस्थान, ये तो पता ही है आपको। इसकी जो स्थापना है वो तो कब हुई है? 1960 में हुई है। कहां पर है ये? तो बोरुंदा में है। बोरुंदा जो है वो जोधपुर में है आपके। इसके जो संस्थापक थे, आज मुझे अवसर मिला है आपसे पूछने का, डॉक्टर कोमल कोठारी थे। कौन थे? कोमल कोठारी। इसमें सह संयोजक तो थे, उनका नाम क्या है? विजयदान देथा। आप में से विजयदान देथा की 5 रचनाएं कौन बता सकता है? 5 रचनाएं सर, क्या लगता है आपको, ये ज्यादा नहीं हो गया? 5 संस्थाएं तो बता ही सकते हैं ना? हाँ हाँ, सारे मिलके ही बता दो। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। एक तो ये और एक ये थोड़े से ध्यान में रखनी है। दोनों ध्यान में इसीलिए रखनी है क्योंकि इसकी स्थापना कब है और इसकी भी कब है। अरे वाह आवास, कैसे पता आपको? सब संस्थाओं को छोड़ के इसका पता था आपको? बात तो बड़ी सोचने वाली है। और ये कहां पर है? जोधपुर में। इससे जो पत्रिका है वो है रंगयुग। कौन सा है? रंगयुग। अच्छा, एक इससे भी तो है ना, रूपायन संस्थान से भी एक पत्रिका है भाई, मरुचक्र। इसकी भी लिखना है, इसकी भी लिखना है मरुचक्र। उसकी नहीं है ना, इसी की तो है। हाँ सही बताया। ये तो लिख लिया ना, भाषा आधारित एक आदमी।
एक तो लिखो राजस्थान सिंधी अकादमी, और एक राजस्थान उर्दू अकादमी। इन दोनों की स्थापना की बात करेंगे तो एक ही सन है, स्थापना 1979, इसकी स्थापना भी 1979। दोनों ही अकादमी कहां पर है? जयपुर में, और ये भी कहां पर है? जयपुर में। इससे जो पत्रिका आती है उसका नाम है रियाण, और इससे जो पत्रिका आती है वो है आपके नकलिस्तान। वैसे जियोग्राफी की दृष्टि से क्या है नकलिस्तान? कभी कोई शब्दावली पढ़ी हो आपने? नकलिस्तान पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती है। आपको तो ठीक है, लग गया नकलिस्तान, पूछ लिया। लिख लिया ये तो। चलो आगे लिखो, राजस्थान संस्कृत अकादमी। हाँ हाँ, दो हो गई, देखो सिंधी हो गई, उर्दू हो गई, संस्कृत आ गई। स्थापना है वो 79 और ये बरोबर 80। ये कहां पर है? जयपुर। इससे निकलने वाली पत्रिका है स्वरमंगला और स्वरमाला। स्वरमंगला और कौन सी? स्वरमाला। राजस्थान संस्कृत अकादमी याद रखिएगा। एक लिख लीजिएगा, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, स्थापना 1986। और कौन सी पड़ गया 86 में? बस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जयपुर। पत्रिका है ब्रज सतदल। दो तीन और लिखा दूंगा, आपका मन नहीं मानेगा तो। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, स्थापना 1969 जयपुर। और एक राजस्थान पंजाबी अकादमी, स्थापना 2006। और कहां पर? इसका ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण तो, क्योंकि ये कहां है? बाकी भाषा पर आधारित जितनी भी अकादमी है वो सब की सब कहां है? जयपुर में। बस एक तो है आपके, लिखो राजस्थान शोध संस्थान। राजस्थान शोध जो संस्थान है, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1955 में। कहां पर है ये? तो याद रखिएगा, जोधपुर में। इससे जो पत्रिका है वो है आपके परंपरा। कौन सी है? परंपरा। और एक है आपके झाबरमल शर्मा शोध संस्थान। नाम सुना है क्या? पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान। इसकी स्थापना है सन 2000 जयपुर। और पंडित झाबरमल जो शर्मा हैं, इनको बोलते हैं पत्रकारिता का भीष्म पितामह। वैसे
व्यक्तित्व आप टॉपिक पढ़ते हैं तो इसका नाम पढ़ी भी लेते हैं। और एक आपने नाम सुना है क्या कभी, लोक संस्कृति श्रीनगर शोध संस्थान। लोक संस्कृति, ये ऐसे श्री लगाकर फिर नगर शोध संस्थान, कहां पर है ये? इसकी स्थापना जो है वो उल्लेखित नहीं है कहीं पर भी, मतलब उल्लेख मिला ही नहीं है कहीं पर कि इस शोध संस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई थी। किसी ने छुपा के रख लिया था। क्या हुआ? बिल्कुल, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक लिखाएंगे 1978, वो भी लिखा देंगे। वर्तमान में नाम क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, जरूर लिखे आगे। ये लो, लिखो अरबी फारसी शोध संस्थान, और अरबी फारसी शोध संस्थान, ये लो स्थापना 1978। कहां पर है ये? टोंक में। इसका एक अन्य नाम इस प्रकार से भी आ सकता है, मौलाना अबुल कलाम, कौन थे ये? अरबी फारसी शोध संस्थान, कौन थे ये? ये ऐसे मतलब गलत बात है, आपने ऐसा बताई नहीं, आपने कौन है? हाँ? मन नहीं है, नहीं बताओगे? चलो मतलब आप सोच रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम अलग है और ये अलग है। ये तो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। शाबाश, ये होती है तैयारी फर्स्ट एड की। ठोक दिया, देखते हैं मौलाना अब्दुल कलाम जी साहब। ओके, कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक ये, ठीक है। कितनी संस्थाएं हुई? चलो पूरी हो गई जो भी है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देता, बता देते इनको ताकि इनको लगे हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहले राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी याद रखना है 25 जनवरी 1983। इधर याद रखना है राजस्थानी साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958। बीकानेर, उदयपुर, जागती जोत, मधुमती, सूर्यमल मिश्रण और मीरा पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा? मीरा पुरस्कार, ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। क्वेश्चन संभावना यही है कि यहीं तक आ जाएगा आपके इन्हीं संस्थाओं से। रूपायन संस्थान, राजस्थान ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी। यहां से जब भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत रेयर चांस है कि सिंगल पूछे आपको। एक तरफ 4 अकादमियों के नाम देगा और सामने सन देगा और पूछेगा कौन सा सही है। गलत तो हमेशा पूछता है, पूछेगा कौन सा सही है, एक सही देगा वो। ये इतने सारे और बाकी बस ये है ही आपके सामने। चलो कंप्लीट।